अब हमारा चैप्टर 5 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि है अकाउंटिंग साइकिल, जिसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो अब इसमें हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है, ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल के सारे स्टेप्स डिस्कस किए, ठीक है। अब जो एक 6 स्टेप है जो जिसमें हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं फाइनेंशियल, जो भी हमने एंट्रीज की हैं, ठीक है, उनको अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तौर पे हम उनको प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हम वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जा रही होती हैं, जो कि 6 स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का, ठीक है। ये जो पब्लिकली ओन कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये सारी कंपनी, बेशक वो पब्लिक हैं प्राइवेट कंपनीज हैं, वो सारी कंपनीज बना रही होती हैं। लेकिन जो पब्लिकली ओन कंपनीज होती हैं, जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, उन पे ऑब्लिगेशन होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलीज़ करें, पब्लिकली रिलीज़ करें, ठीक है। और ये अपने स्टॉक होल्डर्स को भी, ये उनको भी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी ऑब्लिगेशन होती है कि वो इन स्टेटमेंट्स को पब्लिकली रिलीज़ करें, ताकि पब्लिक का एक्सेस हो इनकी इंफॉर्मेशन में, इनकी स्टेटमेंट्स को तक एक्सेस हो, ताकि वो एक कोई डिसीजन ले सके, ठीक है। तब इसलिए इनको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसको पब्लिकली रिलीज़ करना पड़ता है। और ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही प्रिपेयर नहीं करी होती, बल्कि ये एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रही होती हैं, जो पब्लिश कर रहे होते हैं ये लोग, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और बैलेंस शीट एक्सेट्रा। तो ये जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है, तो ये जो जितनी भी स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, हम उनके थ्रू, उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम डायरेक्टली उसके थ्रू प्रिपेयर कर लेते हैं इन स्टेटमेंट्स को, ठीक है। और जो इनकम स्टेटमेंट होती है, इसको हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इससे हम नेट इनकम को कैलकुलेट कर होते हैं, नेट इनकम हम जनरेट कर होते हैं, वो कैलकुलेट कर होते हैं इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। और ये जो नेट इनकम होती है, इसके थ्रू हम रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनकम स्टेटमेंट पहले कैलकुलेट होती है, पहले बनती है, पहले प्रिपेयर की जाती है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई जाती है। रिटेन अर्निंग में हम नेट इनकम को इंक्लूड करते हैं, जिसके थ्रू हम रिटेन अर्निंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिर उस स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जो होती है, ये सेकंड में प्रिपेयर होती है। फिर थर्ड में उसके बाद हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिसमें जो बैलेंस शीट का जो एक कंपोनेंट है स्टॉक होल्डर इक्विटी, उसमें हम रिटेन अर्निंग्स को भी इंक्लूड करते हैं, वो उसका पार्ट होती हैं। तो इस वजह से हम इनको क्रोनोलॉजिकल वे में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ताकि जो पहले जो चीज़ आई है, जो अब अगले में इंक्लूड होगी, तो उसको पहले कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से बन रही होती हैं। अब ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था, जो कि हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, जो एंट्रीज एडजस्टिंग एंट्रीज की थी, तो अब उनको हमने उसका ट्रायल बैलेंस बनाया था इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। जैसे कि अब ये बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट है, वो हमारे यहीं से इसके सारे अकाउंट्स हमें पता चल सकते हैं, कैश से लेके रिटेन अर्निंग तक हमारे पास बैलेंस शीट अकाउंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और फिर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के जो अकाउंट्स हैं, वो रिटेन अर्निंग और डिविडेंड, ये हमारे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट्स हैं। फिर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स हैं, जो हमें इस ट्रायल बैलेंस से पता चल रहे हैं, ठीक है। ये रिपेयर सर्विस रेवेन्यू से लेके हमारे पास इनकम टैक्स एक्सपेंस तक, ये सारे हमारे पास इसके इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही हम इन सारी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम वन बाय वन उन स्टेटमेंट्स को देखेंगे जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। अब पहले है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम जो बेसिकली हम एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल जा रहा है, एक हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर होते हैं इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। हम उसके जो रेवेन्यू जो उसने जनरेट किया होता है, वो उसमें इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है रेवेन्यू, ठीक है। उसमें से हम एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, उसी ईयर का जिस ईयर में रेवेन्यू अर्न हुआ होता है, ठीक है, उसी ईयर का हम एक्सपेंसेस लेते हैं, जो यूज़ हो रहे होते हैं उस रेवेन्यू को अर्न करने में, जनरेट करने में, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कि ये सारे ऊपर रेवेन्यू हमने अर्न किए थे,
जो हमने पिछले एडजस्ट ट्रायल बैलेंस से भी हमने सारी अमाउंट्स मैंने देखी हैं, ठीक है। तो उसमें सारी अमाउंट्स थी, रेवेन्यू, रिपेयर सर्विस रेवेन्यू, रिपेयर रेंट रेवेन्यू, ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारे पास आया। फिर ये सारे एक्सपेंसेस थे हमारे पास, advertising, wages, supplies, depreciation, tools and equipment, utilities expenses, insurance, interest, ये हमारे पास expenses थे, ठीक है। फिर ये टैक्सेस वगैरह था, ये भी माइनस होते हैं इस रेवेन्यू से, और इनकम टैक्स वगैरह ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो इससे माइनस, इस रेवेन्यू में से माइनस होंगे। तो हमारे पास जो ये टोटल जो नेट इनकम हमारे पास आ जाती है जो कि 39,942, तो ये हमारे पास टोटल नेट इनकम आई है जो कि हमने रेवेन्यू को माइनस किया एक्सपेंसेस में से। तो हमारे पास ये टोटल नेट इनकम हमारे पास आई है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है बिजनेस की, कि बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल एक साल के अंदर 2011 में बिजनेस को इतनी प्रॉफिट हुआ है, नेट इनकम सब कुछ पे करने के बाद बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल, उसको प्रॉफिट आया है बिजनेस में 39,942 का। अब नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं, जो नेट इनकम भी आ गई, अब नेट इनकम के बाद हम डिविडेंड पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके बाद उसको पे करने के बाद जो हमारे पास एक प्रॉफिट बच जाता है, जो सब कुछ पे करने के बाद प्रॉफिट जो बच जाता है उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो वो जो बिजनेस रिटेन कर लेती है फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो उसको बिजनेस रिटेन कर लेता है, ठीक है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होती है, रिटेन अर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब जो पिछले साल का एक करंट पीरियड है, ठीक है, और एक प्रीवियस पीरियड का जो लास्ट, जो प्रीवियस पीरियड का एक रिटेन अर्निंग आ रही होती है, ठीक है, वो इस करंट पीरियड की बिगिनिंग अमाउंट होती है, बिगिनिंग पीरियड होता है, ठीक है। तो ये रिटेन जो अर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड होगी, ये पिछले साल की रिटेन अर्निंग होगी प्लस नेट इनकम, इस साल की जो नेट इनकम आई है उसको हम इनको प्लस कर देंगे, उसमें से हम डिविडेंड को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिटेन अर्निंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब साल की जो आखिर में जो रिटेन अर्निंग बच गई है वो हमारे पास ये रिटेन अर्निंग इस तरह आएगी, और ये हमेशा साल के एंड पे ये कैलकुलेट हो रही होती हैं। अब हम एग्जांपल में देखते हैं कि रिटेन अर्निंग्स थी जो पिछले साल की 20, जो बिगनिंग जो बैलेंस था रिटेन अर्निंग का पिछले साल का, ठीक है, वो था 0, उसकी कोई रिटेन अर्निंग नहीं थी। और नेट इनकम जो इस साल जो आई थी, जो हमने पिछले इनकम स्टेटमेंट से हमने ये नेट इनकम ली है, ठीक है, तो वो थी 39,942। अब इन दोनों को प्लस करके हमारे पास सब टोटल आया, इसमें हमने डिविडेंड को माइनस कर दिया है। तो हमारे पास जो रिटेन अर्निंग जो एट द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर 31 को जो हमारी रिटेन अर्निंग बची है वो है 25,942। तो हमारे पास ये टोटल इस साल की जो रिटेन अर्निंग थी, जो बिजनेस ने रिटेन कर लेगा और उसको नेक्स्ट ईयर यूज़ करेगा, तो वो ये रिटेन अर्निंग की ये अमाउंट थी। फिर आगे बैलेंस शीट। अब हम फर्स्ट स्टेप था इनकम स्टेटमेंट थी, फिर सेकंड रिटेन अर्निंग थी, अब बैलेंस शीट है थर्ड, ठीक है। अब बैलेंस शीट में हम फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे होते हैं बिजनेस की, ठीक है। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ऑनर्स इक्विटी हैं, ठीक है। और ये जो एसेट का जो बैलेंस होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, और जो लाइबिलिटीज और स्टॉक होल्डर इक्विटी का बैलेंस होता है वो राइट साइड पे होता है। और एसेट का जो बैलेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी के बैलेंस से, इनकी अमाउंट्स इक्वल होनी चाहिए। तो हम पहले एसेट्स देख लेते हैं, सारे एसेट्स थे, ठीक है, इनकी सारी अमाउंट्स जो बन रही थी वो 1,26,192 अमाउंट बन रही थी। फिर इस तरह लाइबिलिटी थी जो कि 20,250 सारी लाइबिलिटी थी इस 2011 के ईयर की, ठीक है। और स्टॉक होल्डर इक्विटी में कैपिटल स्टॉक आ जाता है और रिटेन अर्निंग आ जाता है। रिटेन अर्निंग जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट की है वो हम रिटेन अर्निंग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, वो जो पार्ट है स्टॉक होल्डर इक्विटी का पार्ट है रिटेन अर्निंग। तो अब टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी 1,05,942 ये आई है, ठीक है। तो अब इस रिटेन टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी को और इस लाइबिलिटी को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 1,26,192 अमाउंट आएगी, जो कि इक्वल है एसेट के बैलेंस से, एसेट के अमाउंट से, ठीक है। तो इन दोनों के जो है अमाउंट्स इक्वल आने चाहिए, ये जो बैलेंस है इक्वल होना चाहिए, दोनों में बैलेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब रिलेशनशिप अमंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये है कि जो इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है, ये बैलेंस शीट है, ये ऑल आर रिलेटेड टू वन अनदर, मतलब ये एक दूसरे से लिंक करती हैं। अब अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तो इसका जो नेट इनकम आया था तो ये लिंक करा था रिटेन अर्निंग से, रिटेन अर्निंग्स को हम नेट इनकम के थ्रू कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। और ये जो रिटेन अर्निंग हमारे पास आई है
ये स्टॉक होल्डर इक्विटी का पार्ट है। तो ये बैलेंस शीट में जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है वो बैलेंस शीट का कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये अब जो रिटेन अर्निंग है वो बैलेंस शीट से लिंक कर रही है स्टॉक होल्डर इक्विटी से, ठीक है। तो ये एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है और ये आपस में एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं और ये आपस में एक दूसरे से लिंक करके मतलब इनकी अमाउंट्स हर स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस इनका हो रहा होता है, ठीक है। फिर आता है व्हाट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज। ये कहते हैं कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, ठीक है। अब और एंड पे एक डिस्क्लोजर नोट होता है जिसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई होती है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कौन सी किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए अकाउंटिंग उस इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, जो डिस्क्लोजर नोट्स होते हैं उनमें। तो ये जो मोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर के एक एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए जो वो इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करो जो कि नेसेसरी हो, ठीक है, जो कि यूज़र्स तक पहुंचाना लाजमी हो, ठीक है, और जो वो इजीली उसको इंटरप्रेट कर सके, उसके मीनिंग को वो इजीली समझ सके, अंडरस्टैंड कर सकें। जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी हो उसको डिस्क्लोज होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अब एग्जांपल है कि किस तरह के आप आइटम्स को डिस्क्लोज कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो। अब ये पहला है लॉ सूट पेंडिंग अगेंस्ट अ बिजनेस, कि बिजनेस पे कोई केस चल रहा है, ठीक है। तो ये जो भी केस आप बिजनेस पे चल रहा है, ठीक है, तो उसको डिस्क्लोज करना लाजमी है, ठीक है। स्केजुअल प्लान क्लोजिंग, बिजनेस में कोई प्लांट्स वगैरह क्लोज कर रहा है, ठीक है, वाइंड अप कर रहा है, ठीक है, उसने कोई स्केड्यूल किया हुआ है कि आपने इस डेट को इन प्लांट्स को क्लोजिंग करनी है, ठीक है। तो उन्होंने उस डिस्क्लोजर नोट में इसको लिखना लाजमी होता है। फिर आता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली इशूड। ये कहते हैं कि आपने बैलेंस शीट बना ली, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं की और उस बैलेंस शीट के बनाने के बाद कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स अकर हो गए हैं, ठीक है, जिनको डिस्क्लोज करना लाजमी है। तो आपने अपने डिस्क्लोजर नोट्स में उनको डिस्क्लोज करना है, उनको रिपोर्ट करना है। फिर नेक्स्ट है कस्टमर्स दैट अकाउंट फॉर 10% और मोर ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू। तो ये कहते हैं कि उन कस्टमर्स को आपने डिस्क्लोज करना है जो कि जिनका पार्ट होता है 10% ऑफ रेवेन्यू, जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में जिनका 10% पार्ट होता है, जिनका जो 10% जो रेवेन्यू जनरेट कंपनी के जो रेवेन्यू जनरेट करने में वो शामिल होते हैं कस्टमर, तो उनको लाजमी डिस्क्लोज करना है। फिर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स की ऑफिसर। कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो रही है जो कि बिजनेस से हट के, ठीक है, कोई अनयूजुअल, ठीक है, ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको आपने डिस्क्लोज करना है। और कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बिजनेस में, कंपनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है, कंपनी के जो सीईओ हैं, कंपनी के ऑनर्स के दरमियान और जो की ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान कोई एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन नहीं कर रहे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट का एलिमेंट आ गया, ठीक है, तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रही है, ठीक है। तो आपने वो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको फाइनेंशियल नोट्स में डिस्क्लोजर नोट्स में उनको डिस्क्लोज करना है। अब नेक्स्ट आता है क्लोजिंग द टेम्प्रेरी अकाउंट्स। इसमें क्या होता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती हैं, ठीक है, एट द ईयर एंड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारा बन जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम साल के एंड पे जो टेम्प्रेरी अकाउंट्स होते हैं उनको क्लोज कर देते हैं। जो वो अकाउंट्स जो कि जिनको नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं किया जाता तो उनको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंस एंड डिविडेंड अकाउंट्स हैं, ये टेम्प्रेरी अकाउंट्स होते हैं, इनको हम नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर ये रेवेन्यू फ्रेश रेवेन्यू स्टार्ट होगा, ठीक है, फ्रेश एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। इनको इस साल मतलब इनको इस साल ही इनका बैलेंस जीरो कर दिया जाता है, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं कर सकते, तो इनको टेम्प्रेरी अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। और इनके लिए भी एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है। इनको जो इन टेम्प्रेरी अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए जो हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं उनको हम क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। और ये जो ये जो टेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं इनका जो हम बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं रिटेन अर्निंग्स में, क्योंकि ये जो आखिर में हमारे पास एक रिटेन अर्निंग ही हमारे पास बचती है, ठीक है, साल के एंड में जो जो हम रिटेन कर लेते हैं, बिजनेस जो रिटेन कर लेता है, ठीक है। तो हम इनका बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देते हैं रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में, इसको हम क्लोजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये टेम्प्रेरी अकाउंट्स होते हैं जिनको क्लोज कर लिया जाता है, ठीक है। और इन टेम्प्रेरी अकाउंट्स को क्लोज करना लाजमी होता है, इनको हम अगले साल यूज़ नहीं कर सकते, इनको इसी साल हमने क्लोज कर देना होता है। और जो
अकाउंट जो कि एक ही साल में एक ही अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ हो सकते हैं, जो कि एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में यूज़ नहीं हो सकते, उनको हम टेम्पररी अकाउंट्स कहते हैं। अब अगर हम ये देखें तो ये क्लोजिंग रेवेन्यू अकाउंट्स टू इनकम समरी, क्लोजिंग एक्सपेंस टू अकाउंट्स टू इनकम समरी, क्लोजिंग इनकम समरी अकाउंट्स टू रिटेन अर्निंग, क्लोजिंग डिविडेंड अकाउंट्स टू रिटेन अर्निंग्स। तो ये सारे जो अकाउंट्स हैं जो कि हम क्लोज कर होते हैं, इनको हम आगे वन बाय वन देखेंगे। अब ये जो है क्लोजिंग एंट्रीज फॉर रेवेन्यू अकाउंट्स, तो ये जो रेवेन्यू अकाउंट हुआ है ये इनकम समरी का पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो इस रेवेन्यू को हम इनकम स्टेटमेंट में, हम इनकम समरी में हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब रेवेन्यू का जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि रेवेन्यू हमारे पास आता है, बिजनेस में आता है, उस इंक्रीज होता है, तो रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम क्लोज करेंगे, जब हम इस रेवेन्यू को क्लोज करेंगे, ठीक है, इनकम समरी में जब हम इसको क्लोज करेंगे तो जो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इनकम समरी अकाउंट में, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसका जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट में, ठीक है। उसको हम डेबिट कर देंगे, रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे और इनकम समरी को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये जो पहले इसका क्रेडिट बैलेंस होता है फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं डेबिट बैलेंस में, तो ये जो इनका जो ये ताकि हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो तो ये एक ज़ीरो बैलेंस आ जाए इनका, ठीक है। वो एक दूसरे से जब वो डेबिट क्रेडिट वो कट हो जाते हैं तो वो एक ज़ीरो बैलेंस रह जाता है उनके पीछे, मतलब एक ज़ीरो बैलेंस आ जाता है, और इसको हमने ज़ीरो करना होता है ताकि हम इनको अगले साल यूज़ ना कर सकें, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम्पल है ये रिपेयर सर्विस रेवेन्यू था, ये एक साल के रेवेन्यू हमारे पास अर्न हुए थे, तो ये पहले इनका क्रेडिट बैलेंस था जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखा था, ठीक है। इनका डेबिट बैलेंस था, तो जब इनको हमने क्लोज कर रहे हैं इनकम समरी में तो हम इनको क्रेडिट कर देंगे और इनकम समरी को हम डेबिट कर देंगे। तो ये दो रेवेन्यू अर्न हो रहे थे, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास इनकम समरी की अमाउंट आ गई 1,75,000 हमारे पास अमाउंट आ गई। तो अब इनके जब हम टी अकाउंट्स देखते हैं, ठीक है, जब इनको क्लोज करे होंगे, हमने पहले जनरल बनाया था, ठीक है। अब हम इनको पोस्ट करेंगे टी अकाउंट्स में, तो जो अब हम इनको अलग अलग रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में इनको ट्रांसफ़र करेंगे। अब रिपेयर सर्विस रेवेन्यू है, रिपेयर सर्विस रेवेन्यू है, ठीक है। इसका जो पहले जो बैलेंस था वो था क्रेडिट बैलेंस था, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है, ठीक है, ये पहले क्रेडिट बैलेंस था। फिर जब हमने इसको क्लोज किया तो इसका जो बैलेंस था वो डेबिट हो गया, तो ये एक दूसरे से कट हो गया, तो इनका बैलेंस जीरो रह जाएगा, ठीक है। फिर रेंट रेवेन्यू अर्न है, तो इसका पहले क्रेडिट बैलेंस था, फिर जब हमने इसको क्लोज किया तो इसका जो क्रेडिट बैलेंस शिफ्ट हो गया डेबिट में, और वो 3,000 वो डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये आप इसमें क्या हो रहे हैं, कट हो जाएंगे, तो जीरो बैलेंस रह जाएगा। और इनको हम क्लोज किस में कर रहे हैं, इनकम समरी में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों का बैलेंस मिला के, मतलब 172,000 और 2,000 मिला के जो बैलेंस है वो उनको प्लस करके हमारे पास इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा जो कि 1,75,000 है। तो इस तरह हम क्लोज रेवेन्यू को हम इस तरह क्लोज करेंगे। फिर आता है क्लोजिंग एंट्री फॉर द एक्सपेंस अकाउंट। अब हम एक्सपेंस को अब हम एक्सपेंस अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होंगे, करेंगे एक्सपेंस को क्लोज करने की एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। अब जो एक्सपेंस है वो भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है, तो एक्सपेंस को भी हम इनकम समरी में क्लोज करेंगे। अब जो एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, तो इसका जो डेबिट बैलेंस होगा वो शिफ्ट हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है, ताकि हम इसके जो बैलेंस है उसको ज़ीरो कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से जो इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट में शिफ्ट हो जाएगा, और जो इनकम समरी है जो उसका जो बैलेंस है वो डेबिट हो जाएगा। तो हम ये देखें यहाँ पे एग्जांपल में, तो ये जो सारे नीचे एक्सपेंसेस लिखे हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एक्सपेंसेस, सप्लाई एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, ये सारे पार्ट हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के, जो हमने वहाँ पे हमने सारे रिपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका डेबिट बैलेंस था, अब यहाँ पे हम इसको क्रेडिट बैलेंस में सब लिख देंगे, और इन सबको प्लस करके हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो इनकम समरी की अमाउंट आएगी, जिसको हम इसको क्लोज कर रहे होंगे, जो हम इसको इनकम समरी में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको इनकम समरी में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकम समरी का डेबिट बैलेंस आ जाएगा और जो एक्सपेंसेस हैं उनका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अब तो अब इनको हम शिफ्ट करेंगे टी अकाउंट्स में, ये जो साथ ग्रीन में हमारे पास जो डायग्राम है, ठीक है, इसको हमने इसमें शिफ्ट कर दिया है। अब हमने हर रिस्पेक्टिव अकाउंट का टी अकाउंट बना दिया, तो अब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था तो उसका पहले डेबिट बैलेंस था ग्रीन में, अब उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो आप इसमें कट हो गए ज़ीरो हो जाएंगे। फिर वेजेस एक्सपेंस हैं, ठीक है,
और उसका पहले डेबिट था अब क्रेडिट हो गया है। फिर सप्लाईज हैं, ये सब सारे एक्सपेंसेस को हमने टी अकाउंट्स में शिफ्ट करके इनके पहले डेबिट्स थे और इनको हमने क्रेडिट कर दिया। और ये जो क्लोज हो रहे हैं वो किस में क्लोज हो रहे हैं, इनकम समरी में, ठीक है। तो इनकम समरी का जो पिछला जो हमारे पास बैलेंस आ रहा था, जो हमने रेवेन्यू में किया था, जो वो आ रहा था 1,75,000, जो हम देख सकते हैं इनकम समरी का बैलेंस था हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस था। तो अब वो वाला बैलेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। और अभी जो इनकम समरी का जो हमारे पास इस एक्सपेंसेस की वजह से जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,35,058, ठीक है। तो इसको हम, वो डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस का हमारे पास आ जाएगा 1,35,058। तो इसका जो इनको आप इसमें जो 1,75,000 को माइनस करेंगे 1,35,058 से, तो हमारे पास इसका जो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा वो आएगा 39,942। मतलब इनका जो डिफरेंस है वो उसका बैलेंस आ जाएगा इनकम समरी का। और इसको हम क्रेडिट साइड पे इस बैलेंस को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो हायर अमाउंट है वो 1,75,000 वो क्रेडिट साइड पे है, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 39,948 को। तो ये हमारे पास अब इनकम समरी का क्लोजिंग बैलेंस बच गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लोजिंग द इनकम समरी अकाउंट्स के। अब हम इनकम समरी अकाउंट को क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है। पहले हमने रेवेन्यू को, एक्सपेंस को इनकम समरी में क्लोज किया है, अब हम इनकम समरी को क्लोज करेंगे क्योंकि जो रेवेन्यू है वो और जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकम समरी का पार्ट है, ठीक है। तो उनको हम अगले साल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इनकम समरी को वो इनकम समरी में वो चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो इनकम समरी को भी हम अगले साल के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इसको क्लोज कर देते हैं, रिटेन अर्निंग्स में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स में इसलिए क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास पीछे रिटेन अर्निंग ही बचती है। एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास बचता है वो रिटेन अर्निंग ही बच रही होती है, ठीक है, जो कि अगले साल यूज़ हो रही होती है रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो इस वजह से अब पिछला जो बैलेंस आ रहा था इनकम समरी का, ठीक है, वो डेबिट बैलेंस था, ठीक है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस था। अगर हम दोबारा देखें तो हमारे पास यहाँ पे इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 39,942। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट बैलेंस में, ठीक है। तो ये रिटेन अर्निंग्स में क्लोज हो जाएगी। तो ये इनकम समरी जो हमारे पास जो अमाउंट है ये एंट्री बनेगी वो इनकम समरी डेबिट हो जाएगी और रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी, और इस तरह से ये रिटेन अर्निंग्स में क्लोज हो जाएगी। तो हम इनकम समरी का देखें तो पहला जो इसका बैलेंस था वो था क्रेडिट बैलेंस था 39,942, और अब वो जो है डेबिट बैलेंस हो गया, ठीक है। और ये अब इन दोनों के बैलेंस इक्वल आ गए तो वो ज़ीरो की बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो बैलेंस है ये रिटेन अर्निंग्स में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिटेन अर्निंग्स का ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है क्लोजिंग द डिविडेंड अकाउंट्स। अब हम डिविडेंड अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, डिविडेंड्स को भी हम क्लोज कर देते हैं, उसको हम नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब डिविडेंड्स को हमने इनकम समरी में इसलिए क्लोज नहीं किया क्योंकि वो इनकम समरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो रेवेन्यू एक्सपेंस जो थे वो जो रेवेन्यू एक्सपेंस थे वो इनकम समरी का पार्ट थे, लेकिन डिविडेंड जो है वो उसका पार्ट नहीं है। डिविडेंड को हम एक्सपेंस भी नहीं कहते, डिविडेंड एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि जो एक्सपेंस होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने में, लेकिन डिविडेंड कोई ऐसा इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा होता, बल्कि डिविडेंड तो नेट इनकम में से पे किया जाता है। इसका जो डिविडेंड होता है ये क्लोजली रिलेटेड होता है रिटेन अर्निंग से, ठीक है। जब भी, क्योंकि नेट इनकम में से हम डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है, और जो डिविडेंड जब पे किया जाता है तो ये रिटेन अर्निंग्स के बैलेंस को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। डिविडेंड की वजह से जो रिटेन अर्निंग है वो रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है। तो जब रिटेन अर्निंग्स रिड्यूस होती है, जो कि ये रिटेन अर्निंग ऑनर्स इक्विटी का पार्ट है, ठीक है। तो जब रिटेन अर्निंग्स रिड्यूस होती है तो जब रिटेन अर्निंग रिड्यूस होती है, ठीक है, तो तो जो जब ऑनर्स इक्विटी रिड्यूस होती है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग को हमने डेबिट में कर दिया, रिटेन अर्निंग्स जो डेबिट कर दी, जो डिविडेंड की जो अमाउंट थी वो 14,000 थी, जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ली है, ठीक है। तो डिविडेंड 14,000 से, ठीक है, तो इस वजह से रिटेन अर्निंग के अमाउंट 14,000 होगी, और डिविडेंड क्या हो गया, क्रेडिट हो गया वो 14,000, उसको हमने बैलेंस क्रेडिट कर दिया। तो अब डिविडेंड का जो पहले बैलेंस था वो डेबिट था 14,000, तो और अब जो क्रेडिट बैलेंस है वो 14,000 हो गया। तो ये अकाउंट्स में तो ये आपस में कैंसिल हो गया, इनका बैलेंस जीरो हो जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा रिटेन अर्निंग में। ये बैलेंस जो होगा रिटेन अर्निंग में शिफ्ट हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्रेडिट है, तो रिटेन अर्निंग में 14,000 क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा। और रिटेन अर्निंग का पहले भी डेबिट एक बैलेंस है 39,942, एक डेबिट बैलेंस है। तो उसको ये जो डेबिट बैलेंस को
हम 14,000 में से माइनस करेंगे क्रेडिट बैलेंस को, सॉरी, रिटेन अर्निंग का पहले भी एक क्रेडिट बैलेंस है 39,942, और अभी जो उसका डेबिट बैलेंस आ गया 14,000, तो हम इस क्रेडिट बैलेंस को माइनस करेंगे 14,000 डेबिट बैलेंस में से, तो हमारे पास टोटल बैलेंस आ जाएगा 25,942, जो कि रिटेन अर्निंग का बैलेंस है। क्लोजिंग जो डिविडेंड क्लोज करने के बाद जो आखिर में जो रिटेन अर्निंग की जो सारी अमाउंट बच गई है वो है 25,942। तो ये रिटेन अर्निंग है, प्रॉफिट है बिजनेस का जो वो रिटेन करेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसको यूज करेगा। तो ये 25,942 ये टोटल रिटेन अर्निंग अमाउंट है जो कि क्रेडिट में है। अब अब आते हैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। जब हमने रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, सब जो डिविडेंड्स हैं उनको क्लोज कर दिया, तो जो एक परमानेंट अकाउंट्स होते हैं जो कि अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए भी यूज़ होते हैं, तो उनका आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ऑनर्स इक्विटी है, तो ये अगले साल भी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनका हम आफ्टर, पीछे यही बच जाते हैं, तो इनका हम अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस बनाते हैं, क्लोजिंग ट्रायल, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे एसेट्स के अमाउंट्स, लाइबिलिटी के अमाउंट्स, ऑनर्स इक्विटी के अमाउंट्स लेके हम इनके बैलेंस को इक्वल करते हैं। डेबिट बैलेंस को इक्वल होता है वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होता है, तो ये सारा आखिर में आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन जाता है। और ये अब ये जो बैलेंस होता है ये नेक्स्ट ईयर भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारा आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है। तो आज के लेक्चर में यही सब कुछ था, कि जो चैप्टर था उसमें हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए, फिर उसके हमने क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह की उसके बाद, और फिर उसके आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस किया। तो इस चैप्टर में यही सब कवर हो रहा था।